देखिए स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि एक ही एलिमेंट साइमल्टेनियसली वो देखिए हम डिस्कस कर रहे थे डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, द रिएक्शन इन विच एन एलिमेंट या एनी कंपाउंड ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस साइमल्टेनियसली, दिस इज नोन एज डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो नाइट्रोजन जो एलिमेंट है, नाइट्रोजन के कंपाउंड डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन दिखाते हैं इन एसिडिक मीडियम। फॉर एग्जांपल मैं बात करूं नाइट्रस ऑक्साइड की, HNO2, ये HNO3 में डिवाइड होगा, डिकम्पोज होगा नाइट्रिक ऑक्साइड में और वाटर में डिकम्पोज हो जाता है। HNO2 HNO3 में NO2 और H2O में डिवाइड हो गया। इसमें हम देखते हैं नाइट्रोजन की HNO2 में ऑक्सीडेशन स्टेट हमने निकाली थी, वो कितनी आएगी 2 to the 4 और +1 इसका, तो ये HNO2 में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी +3। HNO3 में आप जानते हैं कितनी आती है +5 और इसके अंदर कितनी आती है निकालोगे +2, तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट से +5 हुई, तो ये क्या हुआ ऑक्सीडेशन। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज नोन एज ऑक्सीडेशन। और ये +3 से कितनी हो गई +3 से +2 हुई है, तो ये क्या हुआ है आपका रिडक्शन। क्या हुआ है रिडक्शन। तो एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट एक जगह ऑक्सीडाइज हो गई और एक जगह ये रिड्यूस हो गई। यहाँ पर ऑक्सीडाइज +3 से +5 और +3 से +2 ये क्या हुई है रिड्यूस। तो दोनों चीज़ें एक साथ चल रही हैं, तो इस टाइप की रिएक्शंस को कहते हैं हम डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, और ये फिनोमेना कहलाती है डिस्प्रपोर्शनेशन कहलाती है। तो एसिडिक मीडियम में नाइट्रोजन इस तरीके से शो करता है अपने बिहेवियर को। ये बिहेवियर आपके फॉस्फोरस के द्वारा भी शो होता है। कैसे शो होता है वो चीज़ समझ लीजिए आप। फॉस्फोरस का एक, जिसे फॉस्फेनिक एसिड भी कहते हैं, या फिर इसको हम हाइपोफॉस्फोरस एसिड कहते हैं। हाइपोफॉस्फोरस एसिड जब डिसोसिएट होता है किसी रिएक्शन में, तो ये फॉस्फोरिक एसिड और एक फॉस्फीन नाम की गैस बनाता है। ये फॉस्फोरिक एसिड है H3PO3 और एक फॉस्फीन नाम की गैस बनाएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे H3PO2 में H3PO2, P को आप X मान लें, 3 हो गई क्योंकि +1 होता है हाइड्रोजन, X 2 to the 4 = 0, कितनी निकल के आएगी +1। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर क्या है +1। इसके अंदर निकालोगे 4 to the 8 माइनस के हो गए +3, कितनी निकल के आएगी +5। इसके अंदर निकालोगे कितनी निकल के आएगी -3। तो देखिए +1 से +5 होना क्या है, ये क्या है ऑक्सीडेशन। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑक्सीडेशन। ये क्या हो गया इसका ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन इन ऑक्सीडेशन नंबर इज रिडक्शन। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज रिडक्शन। तो आप समझ सकते हैं कि फॉस्फोरस भी क्या शो करता है, आपका
डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो करता है, लेकिन फॉस्फोरस दोनों मीडियम में करता है, एसिडिक मीडियम में भी और बेसिक मीडियम में भी, लेकिन नाइट्रोजन केवल एसिडिक मीडियम में इसको शो करता है। तो आप इन चीज़ों को नोट रखिएगा। और ये था ऑक्सीडेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट। उसके बाद हम पढ़ाते हैं एनॉमलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन। एनॉमलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन। अभी भी आपने नाइट्रोजन का एक एनॉमलस बिहेवियर यानी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट उसने रख रखी थी, वो पढ़ा था। अब आप एनॉमलस बिहेवियर पढ़ेंगे नाइट्रोजन का। एनॉमलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन हम पढ़ेंगे। नाइट्रोजन एनॉमलस बिहेवियर दिखाता है, उसके कुछ रीजन्स हैं जिनको आप पढ़ोगे। अपने ग्रुप में एक तो सबसे छोटा है, स्मॉलेस्ट साइज इन इट्स ग्रुप, अपने ग्रुप में सबसे छोटा एलिमेंट है। दूसरा इसका रीजन हो सकता है इसकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो क्या है, हाईएस्ट है। अपने ग्रुप की सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी है, वो नाइट्रोजन की है। फर्स्ट एलिमेंट है और आयनाइजेशन एंथैल्पी ग्रुप में डिक्रीज होती है। नेक्स्ट रीजन हो सकता है हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एक रीजन है इसका नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स, ये इसके रीजन्स हैं। इनके बेसिस पर हम इसके एनॉमलस बिहेवियर को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पहला नाइट्रोजन डायटोमिक एक गैस है और डायटोमिक गैस है और ग्रुप के सारे एलिमेंट क्या हैं, सॉलिड। सारे फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ सब सॉलिड हैं और नाइट्रोजन क्या है, एक डायटोमिक गैस है, N2 फॉर्म में मिलता है। ग्रुप के सारे एलिमेंट एलोट्रॉपी शो करते हैं, लेकिन नाइट्रोजन ऐसा शो नहीं करता, एक से ज़्यादा रूप अपने शो नहीं करता। जैसे कार्बन कई अपने रूप शो करता है, जो ग्रुप 14 एलिमेंट्स था, ग्रेफाइट, डायमंड, बकमिंस्टर, फ्लोरीन, उसी तरह नाइट्रोजन कोई भी एलोट्रॉपी शो नहीं करता। ये फॉस्फोरस, वाइट फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस, इसके एलोट्रॉप्स हो सकते हैं, लेकिन नाइट्रोजन का कोई भी एलोट्रॉप नहीं होता। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन एक डायटोमिक गैस है। बाकी एलिमेंट कोई P4, आर्सेनिक 4, AS4, Sb4, Bi4 इस रूप में पाए जा सकते हैं, लेकिन नाइट्रोजन किस फॉर्म में मिलता है, डाई एटॉमिक फॉर्म में मिलता है। ये टेट्रा एटॉमिक फॉर्म में सारे प्रेजेंट हैं। एक ये है, नोट करते चले जाइए। नेक्स्ट है आपका नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2, 2s2, 2p3 होता है। इसका जो लास्ट है, सभी में सेम इलेक्ट्रॉन होंगे, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, क्योंकि एक ही ग्रुप के एलिमेंट हैं। नाइट्रोजन का साइज बहुत छोटा है, इसके जो आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन इसके सबसे ज़्यादा करीब हैं। जो नाइट्रोजन है कि p ऑर्बिटल में कितने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। हाफ फील्ड है, यानी बहुत ज़्यादा स्टेबल भी है। हाफ फील्ड ऑर्बिटल बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं। नाइट्रोजन एक दूसरे नाइट्रोजन से
कैसे बॉन्डिंग करता है? आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है इसके? 5, 1 2 3 4 4 5, दूसरा भी 1 2 3 4 5, तो 5 3 8 और 5 3 8, ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, यानी मल्टीपल बॉन्ड बनाता है अपने आप से ही। नाइट्रोजन मल्टीपल बॉन्ड बनाता है अपने आप से ही, क्योंकि इन ऑर्डर टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए उसे ट्रिपल बॉन्ड बनाना होता है। तो कह सकते हैं कि इसने कौन से इलेक्ट्रॉन यूज़ किए हैं? देखिए S के इलेक्ट्रॉन तो बच गए, 2 इसमें बच गए और 2 इसमें बच गए। इसने इलेक्ट्रॉन यूज किए P वाले इलेक्ट्रॉन यूज किए। जैसे आप समझते हैं कि P के 3 ऑर्बिटल होते हैं, आपने ये कार्टेशियन प्लेन पढ़ा होगा, ये x एक्सिस है, ये y है और ये z। एक ऑर्बिटल होता है इसका किसके अलोंग? z के अलोंग। एक ऑर्बिटल होता है y के अलोंग और एक ऑर्बिटल होता है इसका x के अलोंग। ये 11th में पढ़ा होगा, ये पोर्शन पता नहीं है तो केवल सुन लीजिए, केवल समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। जिन्होंने ध्यान से पढ़ा है उनको पूरा पता होगा। जो z के अलोंग है उसको pz बोलते हैं, जो y के अलोंग है उसको py और जो x के अलोंग है उसे px। 3 ऑर्बिटल होते हैं। pz ऑर्बिटल्स हमेशा, pz ऑर्बिटल्स जो ओवरलैपिंग करते हैं, ओवरलैपिंग करके सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड कब बनते हैं? जब कोई एटम एंड टू एंड जुड़ता है। एंड टू एंड जुड़ेगा यानी इस तरीके से जुड़ेगा ये, और दूसरे वाले का भी एंड इस तरीके से जुड़ेगा तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा। कौन सा बनेगा? सिग्मा बॉन्ड। जो बाकी ऑर्बिटल्स हैं py और px, वो बनाते हैं लेटरल ओवरलैपिंग करते हैं बॉन्ड बनाने के लिए। साइड वाइज, लेटरल मतलब साइड वाइज ओवरलैपिंग करते हैं ये वाली, और इस स्थिति में बॉन्ड बनता है पाई बॉन्ड। ठीक है, तो p के ऑर्बिटल है, पाई बॉन्ड बना रहे हैं, तो ये केवल p ऑर्बिटल का यूज़ करता है। तो ओवरलैपिंग जो होगी उससे ये मल्टीपल बॉन्ड में, तो हम कह सकते हैं कि जो आपका n है वो p पाई ओवरलैपिंग करके बॉन्ड बनाता है, यानी p पाई ऑर्बिटल्स का यूज करता है, यानी p ऑर्बिटल्स का लेटरल इन्वर्जन में यूज करता है, यानी लेटरल ओवरलैपिंग करता है। और इसमें जो ऑर्बिटल्स यूज होते हैं वो p पाई होते हैं, या कह सकते हैं कि ये p पाई मल्टीपल बॉन्डिंग करता है। कौन? नाइट्रोजन। ये p डी पाई औरों की तरह नहीं कर सकता। जैसे फॉस्फोरस है, उसमें 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, 3 सेल्स होते हैं। 3 सेल्स में sp_d हो सकते हैं, sp 3s 3p 3d। वो 3s और 3p तो उसके फिल हो जाते हैं, 3s में पूरे इलेक्ट्रॉन आ गए, p में 3 इलेक्ट्रॉन आ गए, लेकिन 3d उसका खाली है। तो वो इलेक्ट्रॉन के लिए लाने के लिए उसके पास 3d ऑर्बिटल भी प्रेजेंट है, तो 3d का भी इस्तेमाल कर सकता है ज़रूरत पड़ने पर, नए इलेक्ट्रॉन्स को इनवाइट करने पर। तो और जो एलिमेंट्स हैं ग्रुप के वो p डी पाई दिखा सकते हैं, लेकिन नाइट्रोजन ऐसा नहीं दिखा सकता, वो दिखाता है p पाई मल्टीपल बॉन्डिंग्स। ठीक है, आगे चलते हैं। नाइट्रोजन के कंपाउंड कभी भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं, और उसका रीज़न वही है कि उनके पास p d इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ d इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज थी नाइट्रोजन की। फिर एक और बात आती है, नाइट्रोजन का जो सिंगल बॉन्ड है वो फॉस्फोरस के सिंगल बॉन्ड से क्या होता है? वीक होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन एक सिंगल बॉन्ड से तो सेटिस्फाई होने वाला नहीं है, क्योंकि उसके लिए इलेक्ट्रॉन्स कितने चाहिए? नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसको
8 चाहिए और 8 कंप्लीट करने के लिए 3 ऑर्बिटल्स होने चाहिए। फॉस्फोरस में भी यही कहानी है, लेकिन हम बात करें इन दोनों में, फॉस्फोरस का थोड़ा साइज बड़ा होता है इन दोनों के बॉन्ड की, तो ये बॉन्ड कमज़ोर होता है। उसका सीधा सीधा रीज़न है कि उसका स्मॉल तो साइज़ है, स्मॉल साइज, और लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं, लॉन पेयर्स प्रेजेंट हैं। जब सिंगल बॉन्ड बनेगा तो लॉन पेयर मिलेंगे। लॉन पेयर्स क्या करते हैं, लॉन पेयर्स उस इलेक्ट्रॉन को एंटर होने से रोकते हैं, यानी इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन दिखाते हैं, यानी बाहरी इलेक्ट्रॉन को, जैसे इंटरनेशनल होता है उसी तरह बाहरी लोगों को, यानी इंटर इलेक्ट्रॉन्स को, जो बाहरी इलेक्ट्रॉन हैं उनको रिपेल करते हैं। तो एन सिंगल बॉन्ड, एन बॉन्ड इज वीकर देन पी सिंगल बॉन्ड, पी इज ड्यू टू इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन ऑफ लॉन पेयर्स प्रेजेंट ऑन नाइट्रोजन। लॉन पेयर्स जो इलेक्ट्रॉन हैं नाइट्रोजन के ऊपर, वो क्या दिखाते हैं, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, और दूसरा इसका स्मॉल साइज भी होता है। तो ये था नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन का ये बिहेवियर था। तो मैं समझता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें इसमें क्लियर हो चुकी हैं, तो आप इन्हें पढ़ते रहिएगा, एनसीईआरटी से भी रीडिंग करिएगा एक बार एनोमलस बिहेवियर को, और अच्छे से इन चीज़ों को पढ़ने के बाद में बार बार रिवाइज करिएगा, क्योंकि रिवीजन ही एक की है चीज़ों को याद रखने की। मैं और भी प्रॉपर्टीज़ इसकी डिस्कस करने जा रहा हूँ। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हम और आगे बढ़ते हैं, ये 4 चीज़ें आप बिल्कुल रट लीजिए। स्मॉलेस्ट साइज, हाईएस्ट एनर्जी एंथैल्पी, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स, ये नाइट्रोजन के एनोमलस बिहेवियर के लिए रिस्पॉन्सिबल चीज़ें हैं। जो भी, अब एक और चीज़ होती है कि नाइट्रोजन 4 से ज़्यादा कोवेलेंसी नहीं रख सकता, यानी कोवेलेंट बॉन्ड में जो कोवेलेंसी है इसकी वो 4 से ज़्यादा, यानी 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कभी भी शेयर नहीं कर सकता। ऐसा रीजन क्या है, उस रीजन को हम यहाँ पे समझेंगे। ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स। नाइट्रोजन का जो ऑर्बिटल डायग्राम मैं आपको दिखाऊं, 1s होता है, 2s होता है, और तीसरा होता है 2p। ये ऑर्बिटल्स हैं। आउटर मोस्ट के ये 2 वाले हैं, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, ये 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। स्मॉल साइज है, तो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट तो वैसे भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 2s जो ऑर्बिटल है वो न्यूक्लियस के बहुत ज़्यादा करीब है, और इनको तो वो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करने देगा, यानी इनर्ट पेयर इफेक्ट काम करेगा। वैसे भी अगर मैं बताऊं कि इसके पास ऑर्बिटल्स कितने हैं, एक तो 2s का 1 हो गया, p के 1 2 3 हो गए, कितने हो गए टोटल ऑर्बिटल्स, 4। इसके पास 4 ऑर्बिटल्स हैं। केवल 4 ऑर्बिटल्स ही अवेलेबल हो सकते हैं किसी भी बॉन्डिंग के लिए। तो 4 ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होने के कारण ये कभी भी 4 से ज़्यादा वैलेंसी नहीं शो कर सकता। आप कहेंगे कि आपने तो बहुत सारे एलिमेंट डिस्कस किए थे अभी, HNO3 N2O5, ठीक है, उनमें वो केमिस्ट्री एक एक्सेप्शन का गेम है, लेकिन नाइट्रोजन कभी भी 4 से ज़्यादा कोवैलेंसी शो नहीं कर सकता। इट इज़ ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो ये चीज़ें आप पढ़िएगा। आगे चलते हैं हम, अब और भी रिएक्शंस हम इसकी देखते हैं। इसके हाइड्राइड्स देखते हैं, हैलाइड्स देखते हैं, ऑक्साइड्स देखते हैं। इन चीज़ों को हम रिवाइज करने जा रहे हैं, यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं इन चीज़ों को, ठीक है।
ये ग्रुप 15 के एलिमेंट्स जब ये रिएक्ट करेंगे किससे, हाइड्रोजन से, तो हैलाइड्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे, हैलाइड्स। और वो कैसे हैलाइड्स बनाते हैं, क्या क्या बनाते हैं, ये चीज़ें मैं इस यहाँ पे आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। हाइड्राइड्स यानी रिएक्शन विद हाइड्रोजन। जब भी ये एलिमेंट, मैं इन एलिमेंट को ई बोल देता हूँ क्योंकि बार बार नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ बोलने से अच्छा है कि एक लेटर ले लो ई। वो हाइड्रोजन से रिएक्ट करेंगे तो वो EH3 टाइप का कोई ना कोई हाइड्राइड बनाएंगे। कैसे, जैसे आपका NH3 है, नाइट्रोजन ने किससे रिएक्ट किया, हाइड्रोजन से, तो क्या बना लिया, बना सकते हैं इस तरीके के हाइड्राइड्स। ये बनाएंगे NH3 है, PH3 है, ASH3 है, SbH3, BiH3, इस टाइप के हाइड्राइड्स ये बनाते हैं। इन हाइड्राइड्स को हम पढ़ने वाले हैं बहुत ध्यान से। अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं तो नाइट्रोजन से बिस्मथ तक इनकी स्टेबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। स्टेबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज। आप बात करोगे कि स्टेबिलिटी डिक्रीज क्यों होती है। जैसे जैसे नाइट्रोजन से लेकर बिस्मथ तक साइज बढ़ता है, एटॉमिक साइज बढ़ता है। क्या बढ़ता है, एटॉमिक साइज। एटम का साइज बढ़ेगा, एटम का साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, बॉन्ड लेंथ हमेशा इस स्थिति में होती है, आपकी बॉन्ड लेंथ बढ़ती चली जाती है। बॉन्ड लेंथ भी क्या होती है, बढ़ती है। और किसी बड़े बॉन्ड को तोड़ने के लिए कम एनर्जी की आवश्यकता होती है, यानी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ बॉन्ड इज नोन एज बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। वो उसकी वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज। बड़े बॉन्ड को तोड़ने के लिए कम एनर्जी की आवश्यकता होती है, क्योंकि बड़े एटम्स होते हैं, दूर दूर होते हैं, तो बीच में गैप होता है, तो हम उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए कम से कम एनर्जी की आवश्यकता होगी, यानी उसकी स्ट्रेंथ कम होगी। ठीक है, ये आपको समझ में आया। और एक और मैं कर सकता हूँ कि इनकी पोलरिटी, ये बॉन्ड जो होता है, एलिमेंट कोई भी हो, ई से डिनोट कर दिया, ये जो बॉन्ड होता है इसकी पोलरिटी भी कम होती चली जाती है। पोलरिटी मतलब जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, ग्रुप में क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, तो शेड पेयर को अच्छे से वो क्या नहीं कर पाएगा, वो अच्छे से अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। अट्रैक्ट नहीं करेगा तो उस बॉन्ड के अंदर पोलरिटी नहीं आएगी, यानी पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज आते थे, आपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा होगा क्लास 11th में। तो वो पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज नहीं आ पाते हैं, और जिसकी वजह से ये पोलरिटी कम होती चली जाती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाने के कारण। तो इस बॉन्ड की स्ट्रेंथ भी क्या होती है, इस बॉन्ड की स्ट्रेंथ यानी बॉन्ड की पावर, ये बॉन्ड कमज़ोर होने लगते हैं और इन्हें तोड़ने के लिए कम से कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो नाइट्रोजन से बिस्मथ तक चलने पर क्या होता है, स्टेबिलिटी कमज़ोर होती है ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज, इंक्रीज इन एटॉमिक साइज, या हम कह सकते हैं डिक्रीज इन बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। ये बहुत सारे रीजन मैंने लिख दिए, आपको मैं समझ रहा हूँ कि आपको क्लियर हो गया होगा ये टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक मैं डिस्कस करता हूँ इसी का, रिड्यूसिंग कैरेक्टर। रिड्यूसिंग कैरेक्टर मैं डिस्कस कर रहा हूँ इन हाइड्राइड्स का। देखिए रिड्यूसिंग कैरेक्टर क्या होता है, किसी दूसरे को रिड्यूस करना किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन में, और खुद हो जाना, क्या खुद हो जाता है वो ऑक्सीडाइज। दूसरे को रिड्यूस मार दिया और खुद हो गया ऑक्सीडाइज, वो इसका है रिड्यूसिंग कैरेक्टर।
तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर ऑब्वियसली बढ़ेगा, क्या होगा, इंक्रीज होगा। रिड्यूसिंग कैरेक्टर इंक्रीज होगा। अगर इंक्रीज होता है तो NH3 क्या है, एक माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट, और ये क्या है, एक स्ट्रॉन्गेस्ट अपने ग्रुप का रिड्यूसिंग एजेंट होगा BiH3। क्या रीज़न है इसका, ये भी हम जान लेते हैं कि ये माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है, ये स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। इन रीजन्स को भी हम जानते हैं। कैसे, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो EH बॉन्ड जो है एलिमेंट का हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्ड है उसकी स्ट्रेंथ कम होती है। क्यों, ड्यू टू डिक्रीज इन पोलरिटी। जब पोलरिटी डिक्रीज होगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हुई, तो बॉन्ड को तोड़ने के लिए कम से कम एनर्जी चाहिए, कम से कम एनर्जी चाहिए। तो आसानी से हम बॉन्ड को तोड़ सकते हैं, यानी हाइड्रोजन को रिमूव कर सकते हैं। जब हाइड्रोजन को रिमूव कर देंगे तो ये रिड्यूस होगा या ऑक्सीडाइज। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नॉन एज ऑक्सीडेशन। तो इसका ऑक्सीडेशन आसान होगा, ना कि रिडक्शन। ठीक है, तो खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो दूसरों को क्या कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये पावर लगातार इसकी क्या होती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है, खुद ऑक्सीडाइज हो जाने की और दूसरों को रिड्यूस करने की, ड्यू टू डिक्रीज इन पोलरिटी या ड्यू टू डिक्रीज इन बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो क्लियर हो गया ये पॉइंट, मैं समझता हूँ ये क्लियर है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है, जिसकी वजह से ये पोलरिटी कम हुई थी आपकी। क्लियर। मैं बात करता हूँ हाइड्राइड्स के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट्स की। हाइड्राइड्स के बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं, वो लगातार डिक्रीज होते हैं और एंटीमनी पर जाकर ये क्या हो जाते हैं, एकदम से इंक्रीज हो जाते हैं। नाइट्रोजन से आर्सेनिक तक ये बढ़ते हैं और एंटी घटते हैं, डिक्रीज होते हैं और फिर एकदम से बढ़ जाते हैं। ये रीज़न। ठीक है, एंटीमनी में क्या है, D and F ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हैं। एंटीमनी एक प्योरली मेटेलॉइड है और वो करीब करीब मेटल की होता है, उसकी प्रॉपर्टी बहुत सारी मेटल से ज़्यादा मैच करती हैं। तो यहाँ पर ये मेल्टिंग पॉइंट की जो वैल्यूज़ हैं वो क्या होती हैं, एकदम से बढ़ती हैं।